हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार भाई, सभी को प्रणाम। तो वेलकम टू केडी लाइफ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केडी लाइफ पे। केडी लाइफ के माध्यम से मैं क्षितिज सक्सेना एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपने इस नए सेशन को लेके। तो जल्दी से आ जाइएगा दोस्तों, देखते हैं हम इस सेशन में हम क्या जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बिल्कुल बम्पर वैकेंसी आई है। हाल ही में MTS का नोटिफिकेशन आया है। SSC का जो MTS का एग्ज़ाम होता है, कह लीजिए उसका नोटिफिकेशन आया है। और क्या मान के चलिएगा, एकदम बम्पर वैकेंसी आई है। मान के चलिए एकदम 11,000 प्लस वैकेंसीज आया है। कितना वैकेंसी आया है? लगभग 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी आया है। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग MTS के रिगार्डिंग, ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके रिगार्डिंग जितना भी जानकारी है, जितने भी आप लोगों के मन में डाउट्स हैं कि सर हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, है ना, कि सर पैटर्न चेंज हो गया है, क्या नया पैटर्न है, सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है, एग्ज़ाम कब है, रिजल्ट कब आने वाला है, तो MTS के रिगार्डिंग जितना भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, उस सभी को आज के सेशन में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं भाई, आइएगा इधर। क्या कि आप लोगों को पता हो तो अभी हमारा 18th को, है ना, 18 जनवरी को क्या आया है, हमारा SSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है दोस्तों MTS के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। इसको पूरा स्टडी करेंगे कि भाई नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हमें फॉर्म भरते समय याद रखनी। ठीक है, और इसके अलावा क्या, तो आज के सेशन में हम देख लेंगे दोस्तों कि भाई MTS का ये जो वैकेंसी है, कितना पोस्ट आया है इसमें। ठीक है, कितना पोस्ट है एग्ज़ाम के अंदर। दूसरा चीज़, नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे, है ना, कि भाई नोटिफिकेशन के अंदर क्या, कि किस डेट से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लास्ट डेट क्या है सर फॉर्म का। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई करने का क्या है, आखिरी तारीख कौन सी है भाई, जिस दिन तक हम अप्लाई कर लेते हैं ना। आदत है हम लोगों का तो बिल्कुल कि लास्ट डे पे हमें फॉर्म भरना है ना, बट ऐसा नहीं करना है इस बार। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट टाइम का इंतज़ार नहीं करना है ना। और क्या देखेंगे भाई, तो एग्ज़ाम का डेट क्या होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट क्या होने वाला है, तो नोटिफिकेशन में ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया क्या, क्राइटेरिया के अंदर क्या, कि भाई एज क्राइटेरिया, कितनी आयु के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना, कि सर मेरा बर्थडे इस तारीख को होता है, क्या मैं अभी एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, सारी बातें हमें पता चल जाएंगी, है ना। क्राइटेरिया के अंदर क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे, है ना, कि भाई कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, 10वीं पास मांगा है कि 12वीं पास मांगा है कि ग्रेजुएशन मांगा है, सब देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, पैटर्न समझ लेंगे एग्ज़ाम का कि सर क्या पैटर्न होने वाला है। क्या जो पहले पैटर्न होता था कि पहले ऑब्जेक्टिव होता था 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आते थे, और फिर 50 मार्क्स का एक एस्से राइटिंग का एक होता था, डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होता था, क्या सर सेम पैटर्न है या कुछ चेंज हुआ है। तो हाँ भाई चेंज हुआ है, तो नया पैटर्न किस हिसाब से है उसको यहाँ पर हम पूरी तरीके से समझेंगे आज की। ठीक है, पूरी तरीके से इसको समझेंगे। सर पैटर्न चेंज हो गया है तो क्या सिलेबस भी चेंज हुआ है, किस सेक्शन का कितना वेटेज है सर, सब कुछ यहाँ पर सिलेबस भी हम लोग कवर कर लेंगे आज ही के सेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों जॉब प्रोफाइल, है ना। आप किस नौकरी के लिए, किस पोस्ट के लिए आप अपना एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यदि मैं MTS की पोस्ट पे लग जाऊंगा, हवलदार की पोस्ट पे लग जाऊंगा, तो मेरा काम क्या रहेगा, है ना, मेरा वर्क रोल क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, कि मेरे से क्या काम वहाँ कराया जाएगा। ठीक है, और सर फिर मेरा ग्रोथ क्या है इस डिपार्टमेंट में, मैं MTS लगा हूँ तो मेरे क्या प्रमोशंस हैं, किस प्रकार से मेरे प्रमोशंस होंगे। और भाई सबसे ज़रूरी सर, ये जो हमारा पापी पेट है इसको पालने के लिए जो हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सर हमें कितनी सैलरी मिलने वाली है ना। तो ये सभी के सभी जानकारी आज हम अभी के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी के सेशन में कंप्लीट इसे कर लेंगे भाई। ठीक है, तो आइए देखा जाए, जल्दी से एक एक करके सारी चीज़ों को देखा जाए भाई, जल्दी से बताइएगा। आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपना वैकेंसी से। ठीक है, अपना नोटिफिकेशन से ही देख लेते हैं भाई। ठीक है, आइए ज़रा मेरे साथ।
देखिए ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भाई। देखो यहाँ पर कुछ भी जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से कुछ दे दी हो या किसी की सुन के दे दी हो। यहाँ पर जो भी हम बात करने वाले हैं वो इस एसएससी के नोटिफिकेशन पर करने वाले हैं। ये पत्थर की लकीर है भाई, एसएससी का ये जो नोटिफिकेशन है ये पत्थर की लकीर है, ये रामबाण है एमटीएस के लिए। इसके अलावा एमटीएस में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या आपको पता हो तो कब से आया है भाई? तो हमारा ये जो है 18 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 18 जनवरी से क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट कब है सर फॉर्म भरने का? तो लास्ट डेट है दोस्तों 17 फरवरी। कितना? 17 फरवरी क्या है, लास्ट डेट है। पर मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी 10 फरवरी से पहले क्या करिएगा, फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब लास्ट टाइम आ जाता है ना तो बहुत सारा कह लीजिए क्राउड बढ़ जाता है एसएससी की वेबसाइट्स पर। एसएससी की वेबसाइट्स काम करना बंद कर देती हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है, कोशिश करिएगा कि 17 तारीख है लास्ट डेट, तो लास्ट डेट पे रिलाई नहीं करना है। हमको अपना फॉर्म 10 फरवरी से पहले या आज ही जल्दी से जल्दी भर लेना है भाई, जल्दी से जल्दी हमें भर लेना है। क्लियर है? अब एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे, है ना, जब भी आप अपना अप्लाई करेंगे दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग भरेंगे ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको क्या भरना होता है भाई? क्या भरना होता है? एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी जानकारी देनी होती है ना, कि आपका नाम क्या है भाई, है ना, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नेम क्या है, आपकी माता जी का नाम क्या है, मदर का नेम क्या है, आपका एज कितना है ना, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है ना, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। इसके अलावा कह लीजिए वो आपसे आपका क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स मांगेगा, है ना। क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स के 10वीं पास चाहिए भाई, तो 10वीं का मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कह लीजिए और क्या, आपका कह लीजिए सर्टिफिकेट्स कुछ मांगेगा। मान लीजिए जो कैंडिडेट्स हमारे ओबीसी, EWS, SC, ST या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यही सब चाहिए होता है, यही सब करना होता है फॉर्म में। तो भाई देखो, ये सभी चीज़ें वो हैं जो आपकी हैं, और आपकी ही चीज़ें आप सबसे बेहतर नहीं जानते होंगे तो कौन जानता होगा? क्या मैं आपके फादर का नेम अच्छे से जानता हूँगा? क्या मैं आपकी एज अच्छे से जानता हूँगा? या जो साइबर कैफ़े वाला जो आपका फॉर्म भर रहा है वो अच्छे से जानता है, या आप अच्छे से जानते हो, है ना। तो ये जितना भी भाई, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल करेक्ट फिल करिएगा, इसको बिल्कुल करेक्ट फिल करिएगा, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। एक चीज़ बिल्कुल जरा गौर रखिएगा, याद रखिएगा कि जो भी डिटेल हो, है ना, वो कौन सी होने चाहिए, वो आपके ऑफिशियल आईडी कार्ड की होनी चाहिए। मतलब जो आपके आधार कार्ड, मान लीजिए आपने अपना लगाया है ना, अपना एक ऑफिशियल आईडी आपको लगाना था, आईडी प्रूफ, आपने आधार कार्ड लगाया है, तो एड्रेस वही भरिएगा जो आधार कार्ड में हो, पिताजी का नाम वही डालिएगा जो आधार कार्ड में हो, ठीक है, एज वही डालिएगा जो आधार कार्ड में हो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन हो गया, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया, है ना। जैसे भाई मान लो आपके घर का हाउस नंबर है 99, कि आप 99 नंबर मकान में रहते हो, आवास विकास कॉलोनी में, फलाना शहर के अंदर, है ना, पर आपके आधार कार्ड में यदि ये लिखा है कि वार्ड नंबर, है ना, कि आवास विकास वार्ड नंबर, तो सब कुछ डिक्टो जो आपका आधार कार्ड में हो या जो आपका ऑफिशियल आईडी में हो वही फिल करिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको रिजेक्शन नहीं लेना है, हमको रिजेक्शन नहीं लेना है, हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। इतने रिजेक्शन झेलते हैं एसएससी से कम फॉर्म वाला रिजेक्शन हमको नहीं झेलना है भाई, है ना, कि हमारे फॉर्म में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ठीक है भाई। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इन सभी चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमारा इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर है?
ठीक है, आ जाओ। तो फॉर्म भरना पता चल गया भाई, फॉर्म कितनी तारीख से। अब एग्ज़ाम का बात कर लेते हैं। देखिए चालान का फीस है कि भाई जो आपको फ़ीस जमा करनी है उसका डेट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, कि 19 तारीख तक आप क्या कर सकते हो अपना, ठीक है। अब देखो ये मैंने इधर आपको क्यों बताया है, इसको बताने का क्यों, क्योंकि देखिए इधर नोटिफिकेशन में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, डेट्स फॉर विंडो, है ना, क्या लिखा है, डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए। यदि मान लो भाई आपने अपना फॉर्म भर दिया, चालान भर दिया सब, बाद में आपने देखा कि अरे यार मैंने कुछ गलत भर दिया है फॉर्म में, तो गलत को आपको सही करने का मौका मिलेगा, पर वो पर्टिकुलर डेट है 23 और 24 फरवरी को, कि 23 फरवरी को एसएससी के पोर्टल पे एमटीएस करेक्शन का लिंक आएगा, फिर आप उस पे जाएंगे, आपने क्या गलत भर दिया है उसको फॉर्म वहाँ पर फिल करवाएंगे, और करेक्शन का कुछ नहीं 200-300 रुपया देना पड़ेगा भाई, करेक्शन का फीस लग जाएगा, है ना। तो करेक्शन का फीस नहीं देना है हमको, ठीक है, क्लियर है। और एग्ज़ाम कब है, तो सर हमारा अप्रैल में एग्ज़ाम बताया है ना, नोटिफिकेशन में लिखा है कि अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, क्लियर है, ठीक है। तो भाई 17 तारीख से हमारा शुरू हो गया है, ठीक है, एप्लीकेशन, क्लियर है भाई, सॉरी 18 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, 17 फेब क्या है हमारा लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, है ना। 23 तारीख का पोर्टल खुलेगा करेक्शन वाला, और एग्ज़ाम हमें अप्रैल 2023 में मिलने वाला है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गई तारीखों की बातें, ठीक है, ये तो हो गया हमारा तारीख की बात। आई थोड़ा सा आइए एसएससी को, एमटीएस को समझते हैं मेरे साथ, ठीक है, एसएससी को समझते हैं मेरे साथ, आइए इधर, ठीक है। तो देखिए एमटीएस का जो वैकेंसी है, ठीक है, इसमें दोस्तों 2 वैकेंसी आया है, एक तो एमटीएस का आया है और एक आया है हवलदार का, ठीक है। तो देखो आपने यदि एमटीएस वाला भरा है तो एमटीएस में आप कहाँ पर लगोगे भाई, मिनिस्ट्रीज में जाओगे, है ना, मिनिस्ट्रीज में जाओगे, मंत्रालयों में जाओगे, ठीक है। और कहाँ जाओगे भाई, तो आप डिपार्टमेंट्स में जाओगे, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होगी। अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे कह लीजिए सरकारी विभाग होते हैं उनमें आपको भेजा जाएगा या मंत्रालयों में भेजा जाएगा, क्लियर है, ठीक है। हवलदार का जो पोस्ट है वो किसके लिए है, तो वो स्पेसिफिक है भाई, 2 विभाग के लिए हवलदारों की यहाँ पर भर्ती है, ये पुलिस वाले हवलदार नहीं है ना। तो आपको पता हो कौन सा, एक कस्टम डिपार्टमेंट होता है ना, कस्टम डिपार्टमेंट होता है, और कह लीजिए जो CGST डिपार्टमेंट है, जो हमारे देश का सेंट्रल GST का डिपार्टमेंट है दोस्तों, इन दोनों डिपार्टमेंट्स में, इन दोनों विभागों के लिए ये हवलदार की भर्ती आई है, ठीक है। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई क्या, कि एमटीएस की जो भर्ती है वो उससे आप भाई मंत्रालयों में आपको पोस्टिंग मिलेगी, और कह लीजिए अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। क्या सर मैं चुन सकता हूँ कि मेरे को कौन सा मंत्रालय मिले, कि मेरे को कौन सा डिपार्टमेंट मिले, तो नहीं भाई, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमको होम मिनिस्ट्री मिल जाए, कि हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल जाए, कि हमको सर कलेक्ट्रेट में मिल जाए, तो ऐसा नहीं है ना। आप अपना डिपार्टमेंट प्रेफरेंस नहीं दे सकते, चूज़ नहीं कर सकते कि मुझे यही विभाग चाहिए। जैसे CGL में होता है ना कि सर मेरे को एक्साइज इंस्पेक्टर ही चाहिए, कि मेरे को इनकम इंस्पेक्टर चाहिए, ठीक है, कि मेरे को ऑडिट ऑफिसर चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, क्लियर है भाई, बताइए, ठीक है। तो एमटीएस की कितना पोस्ट आया है भाई, एमटीएस की 10,880 पोस्ट है, और हवलदार की शायद 539 या 529 पोस्ट आई है भाई, है ना। और ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है ये कैसी है, ये टेंटेटिव वैकेंसी है ना। टेंटेटिव का मतलब क्या है, कि इतनी वैकेंसी तो रहेगी ही रहेगी, साथ में समय आने पर बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। मतलब सर इसका मतलब क्या है, कि भाई देखो मतलब समझो, क्या आपको पता हो तो ये जो पोस्ट आई हैं ये कौन से साल के लिए आई हैं, ये 2022 की पोस्ट आई हैं, 2022 की पोस्ट आई हैं, जो 2021 के अंदर एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, 2021 के अंदर एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था।
इसका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, इसका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। फरवरी के स्टार्टिंग तक उम्मीद है कि इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो इसमें जितनी वैकेंसी थी, मान लो इसमें 5000 वैकेंसी थी। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर 2021 वाली का नहीं पता मेरे को, मान के चलो 5000 वैकेंसी थी, 1000 वैकेंसी खाली रह गई, 1000 वैकेंसी खाली रह गई। तो इस खाली वैकेंसी को क्या होगा, इसीलिए टेंटेटिव वैकेंसी मतलब अगले साल की भर्ती में ये बची हुई 1000 भर्ती ऐड कर दी जाएंगी, तो भर्ती बढ़ेगी ही, इससे कम नहीं होगी। पहली बात भाई, ठीक है, पहली बात तो बहुत अच्छा मौका आ गया है ना। पहली बार ऐसा हुआ है कि एमटीएस के अंदर 11000 से ज़्यादा वैकेंसी आ गई है, नहीं तो आप अभी उठा के देखोगे ना तो कभी भी एक साथ इतनी वैकेंसी नहीं आई है। और ये भी लिखा है कि टेंटेटिव वैकेंसी है भाई, बढ़ेगी ही, बढ़ाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। और आपको पता हो बहुत ही जल्दी इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो प्रोसेस रहने वाला है ना भाई, देख रहे हो आप, ठीक है, आप देख रहे हो इधर प्रोसेस में उन्होंने बता दिया है, ठीक है, कि भाई अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, अप्रैल में जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो हो जाएगा आप लोगों का, है ना। और जून में जहाँ तक है 2022 की वैकेंसी है, इसका रिजल्ट भी आ लेगा। क्यों? क्योंकि भाई 2023 वाली वैकेंसी का भी तो एग्ज़ाम कराना है। ये इतना लेट वैकेंसी क्यों हो रही है? कोरोना की वजह से ये वैकेंसी थोड़ा लेट चल रही है ना, क्योंकि 2019 और 21 के अंदर कोरोना की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे जो टाइम पर कंडक्ट नहीं किए जा सके। ठीक है, तो इसी वजह से, है ना। और गवर्नमेंट का कहना है कि 2023 तक की भर्ती हमें इसी साल पूरी कर देनी है, तो हो सकता है इसी साल फिर से आगे चल के 2023 का एमटीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर है, बताइए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इधर आ जाइएगा। ठीक है, तो कहाँ काम करने वाले हैं हमने ये देख लिया। ठीक है, कितना वैकेंसी है हमको ये पता चल गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ पोस्ट और वैकेंसी के बारे में पता चल गया। नोटिफिकेशन की हमने देख लिया कि भाई 18 जनवरी से शुरू हुआ है, 17 फरवरी को लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, और एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में बताया है कि हो जाएगा। ठीक है, अब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी उम्र के आयु के लोग, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, देख लेते हैं इसको, है ना। आइए इसको दोस्तों हम देखते हैं। ठीक है, आ जाइएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया की बात करी जाए दोस्तों, तो क्राइटेरिया में आपको पता होना चाहिए क्या, एज क्राइटेरिया, आयु कितनी मांगी है भाई, आयु कितनी मांगी है। तो एज क्राइटेरिया में नोटिफिकेशन में लिखा है क्या कि 18 वर्ष से 25 वर्ष, और कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष। ठीक है, ये एज क्राइटेरिया है, ये जनरल है ना, ये जनरल एज क्राइटेरिया है, जनरल वालों के लिए। आपको पता हो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है ना। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी के लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब कितना एज रिलैक्सेशन है, आओ वापस नोटिफिकेशन पर बात करते हैं। ठीक है, आइएगा। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा है क्या कि आपको नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी हो सकती हैं, मिनिस्ट्रीज़ में भी मिल सकती हैं पोस्ट, आपको डिपार्टमेंट्स में मिल सकती हैं, सरकारी दफ्तरों में मिल सकती है। ठीक है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से हमें यहाँ पर नौकरी देखने को मिलेगी। ठीक है, कितनी है भाई, तो एमटीएस की 10,880 है और हवलदार की 529 है। क्लियर है। ठीक है, ये क्या है भाई, तो टेंटेटिव वैकेंसी है, समय आने पर ये बढ़ाई भी जा सकती। ठीक है, तो रिजर्वेशन है भाई, आप लोगों को पता हो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, मौलिक अधिकार के अंदर आता है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ओबीसी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, एक्स सर्विसमैन्स के लिए और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए रिजर्वेशन भी भाई, सीट्स इसमें रिजर्व्ड भी हैं डिपार्टमेंट्स वाइज।
ठीक है, आइएगा, चलिए आइए एज क्राइटेरिया देख लेते हैं भाई। ठीक है, एज क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे, तो यहां क्या लिखा है, एज ऑन 1/1/2023, मतलब 1 जनवरी 2023 को आपकी आयु इतनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई, तो 18 से 25 वर्ष, है ना। मतलब कि जो भी व्यक्ति 2 जनवरी 1998 के बाद पैदा हुआ है ना, क्लियर है, क्लियर है, जो भी व्यक्ति, ठीक है, ठीक है, कि 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिएगा, अपना एज कैलकुलेट कर लीजिएगा कि भाई आपका जून में बर्थडे होता है, अगस्त में बर्थडे होता है, या 1 जनवरी को ही आपका बर्थडे होता है, तो इस दिन तक, इस तारीख तक ये जो दी है, आपका एज कितना हो गया है भाई, और आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए 18 से 27 वर्ष आयु रखी गई। तो अभी मैंने बताया कि एज रिलैक्सेशन भी होता है। तो देखिए SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। मतलब यदि आप SC या ST कैटेगरी के लिए आते हैं तो एज क्राइटेरिया कितना हो गया, 18 से 30 वर्ष हो गया, 18 से 30 वर्ष हो गया। ठीक है, OBC के लिए 3 वर्ष का बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 साल का है। ठीक है, और इसके अंदर भी विकलांग कैटेगरी के अंदर भी जनरल, OBC और SC ST की अलग अलग क्राइटेरिया हैं। क्लियर है। तो भाई ये एज रिलैक्सेशन है। यदि आपका एज 25 साल से ज़्यादा भी हो गया है तो देख लेना, आप यदि किसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप भी भाई क्या हो, एलिजिबल हो। ठीक है, एलिजिबल हो। तो एज क्राइटेरिया हमने देख लिया, एज रिलैक्सेशन हमने देख लिया। आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की कि योग्यता कितनी चाहिए। सर कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कौन सा सरकारी कागज या वैलिड मेरा कह लीजिए मार्कशीट होनी चाहिए, है ना। तो भाई 10th पास मांगा है ना। तो यदि आपने 10वीं पास कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, कह लीजिए कि यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, यदि इनसे आपने क्या कर रखा है, 10th पास कर रखा है कम से कम, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। तो सर मैंने BTech करा है, सर मैंने PhD करी है, क्या मैं भर सकता हूँ? अरे भाई ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि मैंने BSc करी है, मैंने BA करी है, क्या मैं भर सकता हूँ? हाँ, तो भाई भर सकते हो, है ना, भर सकते हो, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है आपसे, है ना। अब देखो जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना, फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो वहाँ सबसे पहले 10th का ऑप्शन दिया होगा तो वो भरोगे। उसके बाद वो पूछेगा अदर क्वालिफिकेशन, है ना, कि और कुछ भी पढ़ रखा है भाई तुमने, क्या 12वीं कर रखी है, क्या BA कर रखी है, जो भी आपने कर रखा है अदर क्वालिफिकेशंस में आप क्या कर सकते हो, अदर क्वालिफिकेशंस में आप उसको नोट कर सकते हो। क्लियर है। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखिएगा कि वही क्वालिफिकेशन अदर में डालिएगा जिसमें आपके पास 17 फरवरी 2023 तक का डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। मतलब सर, मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए आप MA कर रहे हो, है ना, आप MA कर रहे हो, आपका फाइनल हो गया है MA, है ना, आपका 2 साल का MA था, फाइनल हो गया है, सेकंड पार्ट अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, है ना। तो कह रहा है कि 17 फरवरी 2023 तक जो तुम्हारे पास कागज हो, 10वीं का डिग्री है, 10वीं की मार्कशीट है तो वो भर देना, वो तो भरना ही पड़ेगा। 12वीं की मार्कशीट है तो उसे भर देना, है ना। आप कह लीजिए BA की मार्कशीट है तो उसे भर देना। जो आपके पास फाइनल डिग्री हो, कंप्लीट कोर्स हो, अदर में उन्हीं को फिल करिएगा, अदर डॉक्यूमेंट्स में, अदर क्वालिफिकेशन में उन्हीं को करिएगा। इस डेट को याद रखिए, 17 फरवरी 2023 तक, है ना, 17 फरवरी 2023 तक जो है। क्लियर है। ठीक है भाई, आ जाइए। अच्छा भाई, एक ये देख लो,
है ना, ये जो आपके सर्टिफिकेट्स आप लगाओगे ओबीसी वाले, है ना, ओबीसी वाला, ईडब्ल्यूएस वाला, भाई ये लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और सेंटर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट एक स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और एक सेंटर गवर्नमेंट वाला भी होता है। तो लेटेस्ट बनवाना है और कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला हमको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, जो भी हमारे रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, लेटेस्ट लगाने हैं और कोशिश करना है सेंटर वाले लगाने। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का तो एक ही तरीके से बनता है ना, ईडब्ल्यूएस का तो तहसील से जाके बन जाता है, उसका तो कोई सेंटर और स्टेट का होता नहीं है। तो जैसे ओबीसी का हो गया, कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया, ये सेंटर और स्टेट अलग अलग बनते हैं। तो आपको कोशिश करना है, क्या करेंगे आप कि आप भाई लेटेस्ट वाला सेंटर का बनवा लीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट वाला सेंटर का बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया में भाई क्वालिफिकेशन भी देख लिया, है ना, एज क्राइटेरिया भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई पैटर्न की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है भाई वो है पैटर्न। तो पैटर्न हो गया है चेंज, है ना, एग्ज़ाम का जो पैटर्न हो गया है वो हो गया है दोस्तों चेंज। क्या पैटर्न हो गया है, तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी अप्रैल में, जो भी आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी उस दिन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा भाई, आप लोग बढ़िया अपना फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद सब कुछ फाइनल होगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्ज़ाम की डेट से पहले। एडमिट कार्ड निकाल लेना प्रिंट, एग्ज़ाम देने जब जाओगे, ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवा के, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा कंप्यूटर पे जिस पे आप बैठे हो, सबसे पहले उसमें एक सेक्शन खुल के आ जाएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 1 खुल के आ जाएगा, जिसके लिए आपको कुल 45 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिनट का समय मिलने वाला है भाई, हमको 45 मिनट का समय मिलेगा सेक्शन ए को करने के लिए। सेक्शन ए में सर क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैथ्स पूछी जाएगी भाई, क्वांट और एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, तो सर रीजनिंग पूछी जाएगी, है ना, क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी मेरे भाई, और क्या, मैथ पूछी जाएगी। कितने कितने क्वेश्चन हैं, तो मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, है ना, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे। मैथ के 20 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे। एक एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। एक एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का होने वाला है। मतलब 60 मार्क्स के ये हो गए और 60 मार्क्स का ये हो गया। हाँ, अब देखिए क्या हुआ, सेक्शन वाई पेपर देने गए, कंप्यूटर के सामने स्क्रीन खुल गई, सेक्शन 1 45 मिनट का टाइम है, 40 क्वेश्चन करने हैं मैथ और रीजनिंग के। एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या है, सेक्शन 1 इज क्वालिफाइंग, मतलब बस आपको क्वालिफाई करना है इसे, बस आपको क्वालिफाई करना है इसे, कि ये जो हमारे कह लीजिए 120 नंबर के मार्क्स है ना, इनको हमें बस क्वालिफाई करना है भाई। ये नहीं है कि हमें कट ऑफ पार करनी है, या फाइनल जो वैकेंसी है, जो फाइनल आपको नौकरी मिलने वाली है, उसमें सीधी सीधी आसान शब्दों में बात सुनिए कि जो आपको नौकरी मिलेगी उस नौकरी में इस पेपर का कोई महत्व नहीं है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये कैसा है भाई, ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, कैसा है, क्वालिफाइंग है भाई, है ना। और क्वालिफाइंग का उन्होंने कट ऑफ भी बता रखा है, क्वालिफाइंग का कट ऑफ भी बता रखा है। क्या उन्होंने कहा है, जनरल वालों का होगा 30%, ठीक है, ओबीसी वालों का है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का है 25%, ठीक है, और एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों का है 20%। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया। देखो बेटा, ये सब नोटिफिकेशन में लिखा है, इधर आओ देखो, समझो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आ गया ये हमारा, अप्लाई कैसे करना है अभी देखेंगे। ठीक है, इधर आओ, मेरे पास इधर आओ, इधर ही समझो क्या कि भाई क्वालिफाइंग है। इसके बाद क्या, क्वालिफाइंग का क्या मतलब है कि देखो भाई, आपको जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आप आते हो, ठीक है, तो इसका 30% जाने वाला है। कितना प्रतिशत जाने वाला है भाई, 30% जाने वाला है। 25% कितना हो गया भाई इसका, तो 15, इसका 25% हो गया। मान के चलिएगा कि 16, है ना, 16 मार्क्स, ठीक है, 16 मार्क्स टोटल चाहिए आपको, है ना। मतलब कि भाई 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और तो और देखिएगा
सेक्शन 1 क्वालिफाइंग है और सेक्शन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। मतलब आपको क्या करना है, यदि आप जनरल कैटेगरी के आते हो तो मैथ और रीजनिंग के ये जो 40 क्वेश्चन है ना दोस्तों, 40 क्वेश्चन है ना, इन 40 क्वेश्चन में से मान के चलिएगा आपको लगभग 15 क्वेश्चन सही करने हैं, है ना। इन 40 में से ये आपको बस 15 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा है बहुत अच्छी है मैथ क्वांट, उसकी मैथ भी अच्छी है, रीजनिंग में भी धुरंधर है भाई, मान लेते हैं 40 में से 38 क्वेश्चन सही करके आया, 40 में से 38 क्वेश्चन वो सही करके आया। एक मान लेते हैं एवरेज बच्चा है जिसका मैथ और रीजनिंग इतना अच्छा नहीं है, मान लेते हैं भाई वो 20 क्वेश्चन करके आया, 40 में से वो 20 क्वेश्चन करके आया, तो क्या सर इसका होगा नहीं होगा सिलेक्शन? अरे भाई तुम कितने ही धुरंधर हो, पहला वाला जो सेक्शन है वो कैसा है, क्वालिफाइंग है, बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, पेपर को क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो भाई आप सेंटर पे पहुँचे, कंप्यूटर पर बैठे, आपको 45 मिनट मिलेगा जिसमें आपको ये मैथ और रीजनिंग का करना है, ठीक है। फिर ब्रेक हो जाएगा आपका 2-5 मिनट का, फिर क्या होगा, फिर से उसी दिन तुरंत ही क्या होगा, एक और आपका टेस्ट होगा जिसमें सेक्शन 2 आ जाएगा भाई, जिसमें सेक्शन 2 आ जाएगा। और ये जो सेक्शन 2 होगा भाई, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है और इंग्लिश का सेक्शन है, ठीक है। ये 2 सेक्शन है भाई, कितने हैं, 2 सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के ये 2 हमारे सेक्शन हैं। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, सॉरी जनरल अवेयरनेस के, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है, मतलब 75 मार्क्स के ये हो गए भाई, ये भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, 75 मार्क्स के ये हो गए, है ना। समय कितना मिलेगा सर, तो 45 मिनट का समय इन दोनों को करने के लिए भी मिलेगा, है ना। और टोटल कितना हो गया, 150 मार्क्स का पेपर हो गया। इन 150 मार्क्स में से जो भी कट ऑफ जाएगी, सिंगल कट ऑफ जाने वाली है, सबसे पहली चीज़ सिंगल कट ऑफ जाएगी। और ये भी कट ऑफ क्या है, इसमें से आपको पता है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहेगी। आप यदि अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, इसी साल नौकरी मिल जाएगी, है ना। गवर्नमेंट कह रही है कि बहुत फास्ट प्रोसेस करने वाले हैं भाई, है ना। जुलाई में हमें 2022 वाली भर्ती की क्या कर देनी है, पोस्टिंग दे देनी है भाई, है ना। हमको क्या करना है, ये जो 11,000 वैकेंसी है इसका पोस्टिंग दे देना है हमको, लोगों को जो सेलेक्ट हुए हैं जुलाई और अगस्त तक भर्ती करा देनी है, नौकरी शुरू करा देनी है उनकी, समझे। तो वो नौकरी आपको इन 150 मार्क्स पर मिलेगी, दूसरे पेपर पर मिलेगी, समझे, समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, आपने पहला पेपर दिया, दूसरा पेपर दे दिया, ठीक है। अब आप घर आ गए, देखिए पेपर चेक कैसे होगा। पहले आपका सेक्शन 1 चेक होगा, पहले आपका सेक्शन 1 चेक होगा। सेक्शन 1 चेक होने के बाद यदि आपने क्वालिफाई कर लिया, मान लेते हैं सेक्शन 1 में जनरल का कट ऑफ चला गया के कह लीजिए मैथ और रीजनिंग का मिला के 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में या मार्क्स के फॉर्म में बात कर लो भाई, है ना, कि 30 मार्क्स चला गया जनरल का, है ना। EWS और OBC का मान लो 24 मार्क्स चला गया, अदर कैटेगरी का मान लो 20 मार्क्स चला गया, है ना। कितने में से, 160 में से भाई, 160 में से। उधर देखा था ना हमने कितने 20 क्वेश्चन थे, है ना। क्लियर है, ठीक है। 100, ठीक है, 20 में से आ जाइए, ठीक है। तो भाई ये कट ऑफ पार करनी है आपको। मान लीजिए आपने भाई सेक्शन 1 की कट ऑफ क्लियर कर ली, फिर क्या होगा, तब जाके आपका सेक्शन 2 चेक होगा, तब जाके आपका सेक्शन 2 चेक होगा। मतलब पहले ये पास होगा, चेक होगा कि ये पास किया है कि नहीं किया। ये जिसने पास कर लिया होगा उसका सेक्शन 2 वाला चेक होगा, जिसने ये पास नहीं किया उसका सेक्शन 2 चेक नहीं होगा, उसका सेक्शन 2 चेक नहीं होगा, ठीक है। अब सेक्शन 2 के अंदर हमने देख लिया जनरल अवेयरनेस, और हमें इंग्लिश का सेक्शन देखने को मिलने वाला है। 25 क्वेश्चन है, 45 मिनट का समय मिला है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 2 में क्या है भाई, नेगेटिव मार्किंग है।
कि यदि आपने गलत आंसर करा है, ठीक है, सेक्शन 1 में नहीं थी, सेक्शन 1 में आप जितने जय माता दी जितने तुक्के मार सकते हो मार दो, है ना, पर सेक्शन बी में ये गलती नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग भी कितना है, 1/3, 1/3 मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन यदि गलत कर दोगे तो टोटल में से 1 मार्क घटा दिया जाएगा। टोटल में से जितने सही मार्क्स आ रहे हैं उसमें से जितने नेगेटिव हैं, एक क्वेश्चन का एक गलत है तो 1 नंबर घटा दिया जाएगा। तो याद रखिएगा सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग है भाई, तुक्के हमें नहीं लगाने हैं सॉरी, तुक्के हमें नहीं लगाने हैं भाई। क्लियर है, पैटर्न समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता था, अब देखो हवलदार वाले भाई, हवलदार वाले बच्चों का क्या यहाँ पर ख़त्म हो गया, नहीं, एमटीएस वालों का पैटर्न ये है, रिटर्न का पैटर्न दोनों का सेम है, एमटीएस वालों का भी हवलदार वालों का भी, ठीक है, कट ऑफ भी एक ही जानी है। क्या डिफरेंस है भाई, तो एमटीएस वालों का कोई भी पीईटी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, और वहीं जो हवलदार वाले हैं, वहीं जो हवलदार वाले हैं इनका क्या होगा भाई, पीईटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, बहुत आसान फिजिकल टेस्ट है, बहुत ही आसान फिजिकल टेस्ट है भाई, ठीक है। तो भाई देखिए एग्जाम के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा डायरेक्ट, कितना, जो 10,880 वैकेंसी है उनके लिए जितने बच्चों ने सेकंड वाले में सेक्शन 2 में ज़्यादातर क्वेश्चन सही करे होंगे उनको भाई पार हो जाएंगे वो, और उनके घर पे बढ़िया चिट्ठी आ जाएगी, क्या कि आपके पुत्र ने, आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने क्या करा है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, इतनी तारीख से उसकी पोस्टिंग है इस विभाग में, इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में, इस मंत्रालय में, भाई आपके लड़के को इतनी तारीख को रिपोर्ट करना है ना। तो वो क्या करेंगे, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, कहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाएंगे भाई, क्या हो गया इससे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाएंगे, डिपार्टमेंट्स में, है ना, जिस भी विभाग में, जिस भी विभाग में, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको नियुक्ति मिली है उस विभाग में क्या करोगे, आप लोग जाके आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे और डॉक्यूमेंट सारे सही निकले अगले दिन से ज्वाइन कर लोगे, अगले दिन से ज्वाइन कर लोगे। हवलदार वालों के लिए क्या है भाई, एमटीएस का रिजल्ट आएगा, रिटर्न का रिजल्ट आएगा, रिटर्न का रिजल्ट आएगा तो जैसे 529 वैकेंसी है ना, तो नोटिफिकेशन में लिखा है इनटू 5 कैंडिडेट्स को हम बुलाएंगे, मतलब 529 का भाई 5 गुना कर लो, ठीक है, लगभग 2600 बच्चों को क्या करेंगे, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। इतना आसान फिजिकल टेस्ट है ना, बॉयज़ को क्या करना है, लड़कों को क्या करना है, 15 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग है ना, 15 मिनट में तुम्हें 1.5 किलोमीटर भगवा रहे हैं, है ना, 15 मिनट में बस 1.5 किलोमीटर भगवा रहे हैं। आर्मी की ट्रेनिंग में 15 मिनट में 4-4 किलोमीटर दौड़वा लेते हैं, तो इसमें तो दौड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, पैदल चल के भी 15 मिनट में 1600 मीटर चल लोगे, है ना। और वहीं गर्ल्स के लिए क्या है भाई, तो गर्ल्स को 20 मिनट में 1 किलोमीटर 1000 मीटर का रनिंग करना है, ठीक है। तो इतना तो कर लोगे, हैं, इतना तो कर ही लोगे भाई, इतना तो एक दिन नौकरी पानी है तो पैदल चल सकते हो ना 1.5 किलोमीटर 15 मिनट में, क्यों भाई। तो भाई ये प्रोसेस रहेगा। फिर जो बच्चे फिजिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे उनका भाई आ जाएगा नोटिस, उनके घर पे भी लेटर आ जाएगा कि लो भाई आपका कस्टम में या जीएसटी में हवलदार का पोस्टिंग हो गया है, ठीक है, क्लियर है। पैटर्न समझ में आ गया क्या है, तो पैटर्न बदल गया है। पहले क्या होता था, पहले 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता था, फिर वो जो बच्चे पास कर लेते उनका 50 नंबर का रिटन टेस्ट होता था, डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना होता था। अब वो सब नहीं होने वाला है। अब क्या है, बस एक ही पेपर है, पास करो भर्ती ले लो, एक ही पेपर है, पास करो डायरेक्टली और भर्ती ले लो भाई, क्लियर है, ठीक है। क्वांट और कह लीजिए रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग आप लोगों की कमज़ोर है, मत करो ज़्यादा मेहनत क्योंकि क्वालिफाइंग है, ज़्यादा मेहनत करो जीए पे और हमारा इंग्लिश पर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भाई हमने क्या देख लिया, हमने एक चीज़ और कवर कर लिया, क्या
कि हमने अपना सिलेबस को देख लिया, सॉरी न्यू पैटर्न को देख लिया कि पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, बात करते हैं सिलेबस की। आ जाइए, आइए नोटिफिकेशन में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा फेज 1 होने वाला है जो कि क्वालिफाइंग है। इसमें क्या है भाई, ठीक है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, 45 मिनट मिलेंगे आपको पहला सेक्शन करने के लिए। ठीक है, जब पहला 45 मिनट खत्म हो गए, नया पार्ट खुल जाएगा, सेकंड सेक्शन आ जाएगा, जीए पढ़ना है और इंग्लिश इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का बाकी सबका आइए वो देख लेते हैं। ठीक है, मैथ्स में क्या क्या आने वाला है भाई, तो मैथ्स में आपको इंटीजर्स पर, होल नंबर पर, एलसीएम पर, एचसीएफ पर, डेसिमल पर, फ्रैक्शंस पर, ठीक है, इसके अलावा कह लीजिए रिलेशंस पर, है ना, रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑर्डिनेशन, बॉड मास के क्वेश्चन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क टाइम। ठीक है, तो जो हम बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ते हैं ना, जीडी वगैरह वाले के लिए पढ़ते हैं, सेम ही पैटर्न रहने वाला है हमारा मैथ का। ठीक है, क्लियर है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, नंबर सीरीज देखने को मिलेगी, कोडिंग डिकोडिंग देखने को मिलेगी, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस के क्वेश्चन मिलेंगे, कैलेंडर के, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो रीजनिंग में ये मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पर हमें, आपको पता है, बहुत ज़्यादा फोकस हमें सेक्शन 2 पे रखना है, क्योंकि सेक्शन 2 ही है जिसके मार्क्स हमें क्या करेंगे, जिसके मार्क्स हमें नौकरी दिलाएंगे भाई। ठीक है, क्लियर है। आइए, तो इंग्लिश का सिनोनियम, एंटोनियम, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरीज, ग्रामर्स, ठीक है, ये सब सेंटेंस को करेक्ट करना, ये सारे के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं जीए की, तो जीए के अंदर क्या क्या पढ़ना है, पूरा स्टैटिक जीके पढ़ना होगा। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना होगा, भारत का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना होगा। ठीक है, ज्योग्राफी कह लीजिए, पूरे दुनिया का भूगोल पढ़ना होगा आपको, भारत का भौतिक भूगोल पढ़ना होगा, भारत का भूगोल पढ़ना होगा। इसके अलावा कह लीजिए राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी होगी भारत की, कुछ जो इम्पोर्टेंट संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार वगैरह, उन सबको पढ़ना होगा। और स्टैटिक जीके कवर करना होगा कि किस राज्य में कौन सा, कह लीजिए क्या होता है, त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है ना, इस प्रकार के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 25 में से मान के चलिएगा आधे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो हमें करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं डायरेक्टली। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये वैकेंसी कब की है भाई, ये 2022 की वैकेंसी है, 2022 की भर्ती है। भले ही पेपर कब हो रहा है, 2023 में हो रहा है। तो सर करंट अफेयर्स कब से लेके कब तक का पढ़ना है, तो भाई करंट अफेयर्स 2022 में जो बजट आया है, 2022 का जो बजट आया है, बजट के बाद से लेकर इस बजट तक, फरवरी तक, इस तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है कि इसरो ने कौन सी सैटेलाइट छोड़ी, कि नासा ने कौन सा मिशन छोड़ा, है ना, कि हमारे देश की नौसेना ने और जापान की नौसेना ने मिलकर कौन सा नेवल एक्सरसाइज किया, है ना, हमारे देश के अंदर कौन सा एक नया मूर्ति का स्थापना करा गया। इस प्रकार के जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है आपको इसमें, कल्चर और हमें इंडियन कल्चर के क्वेश्चन के भाई किस राज्य का नृत्य कौन सा है ना, कि कथक किस राज्य का है, कि किस राज्य की भाषा कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमें जीए के अंदर मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, मिलने वाले हैं। क्लियर है। देखिए ये मैंने आपको वो बता दिया फिजिकल टेस्ट हवलदार वालों के लिए कि 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है भाई, और लड़कियों को 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई, आ जाओ। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिलेबस हमने यहाँ पूरा देख लिया भाई, आ जाइए। ठीक है, सिलेबस यहाँ पर हमने इसका पूरा देख लिया कि सेक्शन 2 में क्या क्या हमें पढ़ना है, बेसिकली इंग्लिश का और जीए का। ठीक है, आइए इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं जिसका आप सब अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि सर काम क्या करना है,
काम क्या होगा, एमटीएस लग जाऊंगा, हवलदार लग जाऊंगा, है ना, कि सर प्रमोशन होगा तो कब होगा, सैलरी कितनी होगी, है ना, इन सब पे बात करते हैं जो हम सबका इंटरेस्ट रहता है कि भाई कितनी सैलरी रहने वाली है, कितनी हमें भत्ता मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं कि आप लोगों का काम क्या रहने वाला है। डिपार्टमेंट्स में आपने बता दिया, मंत्रालयों में आपने बता दिया कि हम लगेंगे, हमारा काम क्या होगा सर, हमें काम क्या करना है। तो देखिए, आप कह लीजिए कंप्यूटर पे आपको काम करने के लिए मिल सकता है सर, कंप्यूटर पे क्या, डेटा एंट्री करने को मिल सकता है ना, कि भाई कंप्यूटर में इन डेटा को एंट्री करो। ठीक है, डेटा मेंटेन करने को आपको मिल सकता है। ठीक है, आपको कह लीजिए फाइलिंग मेंटेन करने को मिल सकता है ना, कि भाई कोई फाइल है, ये कहाँ रखी जाएंगी, ठीक है, इनको मेंटेन कोई करेगा, कि इसको ऑफिसर्स के पास ले जानी है, ये सब काम हो जाएगा, है ना। किसी डिपार्टमेंट में आपको ड्राइविंग का काम भी मिल सकता है ना, ड्राइविंग का काम भी मिल सकता है कि आप किसी इंस्पेक्टर के अंडर में, एक्साइज में, इनकम में, या आप कह सकते हो किसी ऑफिसर के अंडर में ड्राइविंग का पोस्ट मिल सकता है आपको। ठीक है, साथ ही में आपको ऑफिस मेंटेनेंस का काम करना होता है ना, ऑफिस मेंटेनेंस का काम करना होता है, और कह सकते हो आप ऑफिसर्स को असिस्ट करने का काम होता है ना, ऑफिसर्स को असिस्ट करने का काम होता है। क्या भाई, कि ऑफिस मेंटेन करने का काम है कि आप जिस विभाग में हो, जो उसका भाई मेन व्यक्ति है, जो मेन कह लीजिए ऑफिसर है, उसके टाइम के आने से पहले उसका रूम वगैरह क्लीन होना चाहिए, ज़रा डेस्क क्लीनिंग का काम हो सकता है वो, है ना। आपको उस ऑफिसर को असिस्ट करना हो सकता है कि भाई वो कह दें कि फला पटवारी से कह देना कि वो 12 बजे ये फाइल लेके मेरे पास आ जाए, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस फलाने पटवारी से, फलाने व्यक्ति से, ठीक है, ऑफिसर से जाके कहोगे कि साहब ने ऐसे बुलाया। ठीक है, तो ये कुछ क्या होते हैं दोस्तों, जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या है कि हमें क्या क्या काम करना है। तो कंप्यूटर में डाटा एंट्री का काम आपको मिल सकता है, फाइलिंग का काम आपको मिल सकता है, ठीक है, आपको ऑफिस मेंटेनेंस का काम मिल सकता है, इसके अलावा टाइपिंग का काम, वैसे तो कंप्यूटर के अंदर ही आ गया आपका, टाइपिंग का काम मिल सकता है, फाइलिंग का काम। ठीक है, तो भाई ये सब काम हमारा आप लोगों का रहने वाला है एमटीएस के भर्ती में, अलग अलग विभागों के अंदर। क्लियर है? ठीक है, आइए सैलरी की बात करते हैं भाई दोस्तों, प्रमोशन की बात कर लेते हैं, पहले सैलरी की बात करते हैं फिर प्रमोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो सैलरी कितनी होने वाली है सर, सैलरी कितनी होने वाली है। तो सैलरी का देखिए, सैलरी कुछ इस प्रकार से होती है कि एक तो बेसिक पे होती है, जितनी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो 18,000 रुपये आपकी बेसिक पे है। ठीक है, मैंने एक जगह ये सैलरी वगैरह नोट कर रखी है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, आई, ठीक है, तो 18,000 तो क्या है आपका बेसिक पे सैलरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको डेली अलाउंस मिलता है ना, बहुत सारे भत्ते देती है ना सरकार, तो एक डेली अलाउंस मिलता है। तो डेली अलाउंस आपका महीने भर का लगाया जाए तो लगभग 5,500 रुपये मिल जाता है, 5,500 रुपये मिल जाता है। इसके अलावा कह लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का आपको लगभग महीने का 2,000 रुपये का अलाउंस दे देती है सरकार। ठीक है, इसके अलावा एचआरए मिलता है। ठीक है, हाउसिंग का अलाउंस मिलता है, हाउसिंग रेंटिंग अलाउंस। तो इसके लिए आई थिंक जो नया है वो 5400 रुपये है ना, 5,400 रुपये क्या है आपको हाउसिंग अलाउंस, जहाँ पर आप घर रह रहे हो उसका किराए वगैरह के लिए ये आपको अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो टोटल हम कुछ करेंगे तो लगभग ये बैठेगा हमारा 18 और 10 28, लगभग 30,000 के लमसम बैठ रहा है, 30,000 से 31,000 के लमसम बैठ रहा है। अब देखिए ये जो एचआरए होता है ना, ये दोस्तों वैरी करता है किसी का, है ना। क्या वैरी करता है सर, कि यदि आपका जो पोस्टिंग है वो ए ग्रेड सिटी में है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में है, तो हो सकता है ये अलाउंस आपको 5,500 रुपये मिलता हो, है ना। सेम बंदा जो एमटीएस है, आप एमटीएस हो, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, आपको हाउसिंग अलाउंस 5,500 रुपये मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई सेकंड पर्सन है, मैं हूँ, मेरे को एक छोटी सिटी में मिला है ना, छोटी सिटी में पोस्टिंग मिली है कि मान लीजिए राजकोट हो गया, मुरादाबाद हो गया, है ना, कि छोटी जो सिटी हैं, बरेली हो गया, इस प्रकार के, झज्जर शहर हो गया, सोनीपत हो गया, इन शहर में यदि पोस्ट मिली है तो हो सकता है भाई आपका 4,500 हो,
या 4,000 हो तो ये 1,000 रुपये कुछ वेरी कर सकता है HRA, ठीक है। तो इन हैंड सैलरी हर महीने आपको इतनी मिलेगी, है ना, लगभग 31,000 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी, जिसमें से कुछ डिडक्शन होता है ना। तो NPA डिड्यूस होता है हर महीने लगभग 2,500 रुपये आपका NPA डिड्यूस हो जाएगा। NPA क्या है अभी मैं समझाता हूँ, है ना। तो ये 31,000 में से लगभग ये घटा दो, ठीक है, कुछ नहीं तो 38,000, है ना, या कह लीजिए 38,000 या 39,000 आपको इन हैंड सैलरी मंथली मिलने वाली है यदि आप लगते हैं, ठीक है। ये जो आपकी सैलरी में से कट रहा है ना NPA, ये क्या होगा, ये आपका पेंशन के टाइम के लिए, रिटायरमेंट के लिए जमा हो जा रहा है। हर महीने 2,500 रुपये मान लीजिए कटा, है ना। 2,500 रुपये क्या करेगी सरकार आपके अकाउंट में डालेगी, हर महीने 5,000 रुपये एक तरीके से PF आपका इकट्ठा हो रहा है, फंड इकट्ठा हो रहा है, पेंशन फंड इकट्ठा हो रहा है, जो कि आपको आपके रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो जो पैसे कटे हैं वो ऐसा नहीं है कि हमको वो मिलेंगे नहीं या सरकार ने हमसे छीन लिया हमारे पैसे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका बेनिफिट भी हमें ही मिलेगा आगे चल के, ठीक है। तो मंथली सैलरी तो इतनी मिलेगी ही मिलेगी, है ना। मंथली सैलरी की बात कर लें, मंथली सैलरी की बात करी जाए तो कुछ नहीं कटा के हमारे पास 38,000 रुपये तो आने वाले ही, ठीक है। इसके अलावा कुछ ईयर अलाउंसेस मिलते हैं, ईयरली अलाउंसेस, कि सरकार आपको साल में कुछ अलाउंसेस देती है, ठीक है। उस अलाउंसेस में क्या क्या होता है भाई मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या सबसे पहले मिलता है इसमें यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है, कि आपको यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सरकार क्या देगी, पैसे देगी, ठीक है। इसके अलावा मिलता है आपको दिवाली बोनस, ठीक है। तो लगभग 7,000 रुपये सरकार आपको दिवाली के समय पर दिवाली बोनस दे देती है साल में एक बार, और साल में एक बार वो आपको 5,000 रुपये यूनिफॉर्म के लिए दे देती है कि अपना भाई यूनिफॉर्म वगैरह बनवा लेना, ठीक है, जो डिपार्टमेंट में हो चलता हो उसको बनवा लीजिएगा। साथ ही में क्या करती है सरकार, 27,000 रुपये इंटू 2, ठीक है, आपको क्या करेगी, एजुकेशन, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस देगी। कि आपके यदि बच्चे हैं ना, है ना, तो आपका यदि एक बच्चा है तो एक बच्चे के लिए साल का 27,000 रुपये एजुकेशन अलाउंस दे देगी। 2 बच्चे हैं तो 27,000 के इंटू 2 कर लीजिएगा, है ना। तीसरे बच्चे का अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ अदर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा क्या भाई, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है ना, कि आपकी सैलरी से जो NPA कट रहा है उसमें एक फ़ीस कटती है हर महीने 280 रुपये, जिससे क्या आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है भाई, है ना। कि आपको कभी भी कोई बीमारी होगी तो आपके पास ये आपका ऑफिशियल है, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं उनको ले जाओगे आप, तो अस्पताल में क्या होगा, आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। ये अलग बेनिफिट, अदर बेनिफिट्स हमें इसके देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। तो ये था हमारा MTS का सैलरी, कि क्या सैलरी होने वाला है, अच्छा सैलरी है, ठीक है। 10th पास 12th पास 10th पास ग्रेड के लिए एक अच्छा सैलरी है, ठीक है। बहुत शॉर्ट टर्म में वैकेंसी आ रही है, आप लोग देख रहे हो इतनी जल्दी भर्ती हो जा रही है, तो मान के चलिएगा इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो एक अच्छा मौका है। इसी साल अभी फॉर्म आया है ना, तैयारी करो 2-3 महीने में अच्छे से, और इसी साल जुलाई अगस्त तक नौकरी ले लो, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ एजुकेशन अलाउंसेस हैं, ठीक है, जो हमें सरकार देती है, क्लियर है। इसके बाद प्रमोशंस की बात कर लेते हैं भाई, प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन की आप बात करोगे तो आप MTS लगे हो, ठीक है, MTS लगे हो, लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा। तो 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप TA हो जाओगे, है ना। क्या एक 5 साल के बाद, 5 साल के बाद क्या होगा, एक टाइपिंग टेस्ट होगा डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट जिस भी विभाग में आप हो, 5 साल आपको हो गए हैं, एक टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपने क्लियर कर लिया तो आप क्या बन जाओगे, TA बन जाओगे, है ना। TA में आपका क्या होगा, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। हर साल तो देखो सैलरी में इंक्रीमेंट होता ही है, हर साल 3% सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। मतलब इस साल यदि आपको महीने का 30,000 रुपये मिल रहा था तो अगले साल से 33 हो जाएगा वो, ठीक है, 3% हर साल बढ़ेगा,
ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 30,000 का ही 3%, है ना, 1800 का, 1800 जो 18,000 जो आपका बेसिक पे है उसका 3% हर साल ही बढ़ेगा, है ना। तो 5 साल बाद आप क्या करिएगा, 5 साल बाद जो डिपार्टमेंट का टाइपिंग टेस्ट होता है वो आप दे दीजिएगा, तो आप क्या बन जाएंगे, टीए बन जाएंगे भाई, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद क्या, 4 साल का और एक्सपीरियंस हो जाए तो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है भाई, विभाग के एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके अंदर आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग पूछा जाता है, डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के लॉज पूछे जाते हैं। इसको आप कर लेंगे तो आप एसटीए बन जाएंगे। आप क्या बन जाएंगे भाई, एसटीए बन जाएंगे, ठीक है। और एसटीए बनने के बाद आपकी जो नौकरी है अभी तक की, वो यदि कह लीजिए बहुत अच्छी रही है, बहुत प्रभावशाली आपने काम किया है, तो एसटीए के लगभग 6 से 8 साल बाद प्रमोशन होकर आप उस विभाग में इंस्पेक्टर की पोस्ट तक भी आ सकते हैं। बट यहाँ तक पहुँचना हर बंदा यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है ना, हर पर्सन का इंस्पेक्टर तक पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो डिपार्टमेंट्स में एमटीएस लगे थे भाई, और 20 साल की सर्विस के बाद वो इंस्पेक्टर हो गए डिपार्टमेंट्स में। क्लियर है, ठीक है। तो ये है कुछ प्रमोशंस जो हमारे एमटीएस के बाद हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये सब रहने वाला है। एग्ज़ाम के फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई 100 रुपये एग्ज़ाम का फ़ीस है, ठीक है, 100 रुपये फ़ीस है। वो भी किसके लिए, खाली बॉयज़ को देनी है, वो भी किसके, जनरल वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को और ओबीसी वालों को। इन कैटेगरी के अंदर जितने भी लड़के हैं उनको तो भाई 100 रुपये फ़ीस भरनी है ना। अदर कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं, है ना। इन कैटेगरी की जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए भी कोई फीस नहीं भरनी है। अदर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, एससी, एसटी, कह लीजिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन कैटेगरी के जो लोग हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनको भी कोई फीस नहीं भरना है, उनको भी कोई फीस नहीं भरना है दोस्तों, ठीक है। तो ये था एमटीएस के बारे में पूरी जानकारी। एक ही सेशन के अंदर सबसे पहले देखा नोटिफिकेशन कब आया, कितने हैं देख लिए, कह लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस देख ली, फॉर्म में कैसे क्वालिफिकेशन भरना है हमने समझ लिया। इसके अलावा कह लीजिए पैटर्न देखा नया क्या है, कौन सा सेक्शन क्वालिफाइंग है, कौन से के मार्क्स जुड़ेंगे, सिलेबस देखा कि भाई क्वेश्चन क्या क्या पूछने वाले हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद हमने सैलरी डिस्कस करा, हमने कह लीजिए प्रमोशंस को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया, एग्जाम के फीस को भी देख लिया, ठीक है। तो आपको पता हो केडी लाइव, केडी कैंपस जो है एक बहुत हमारा पुराना कह लीजिए कोचिंग सेंटर है। बहुत हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे हो गए भाई जिन्होंने हमारे यहाँ से नौकरी प्राप्त करी है, ठीक है। तो यदि आप लोग भी एमटीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, सोलली मतलब एक ही एग्ज़ाम पर फोकस रखना है कि सर बस यही वाला चाहिए, अभी बाकी सब भाड़ में जाए, अभी पहले ये वाली नौकरी चाहिए, तो हमारे केडी लाइव ऐप परचेज कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी हमारे जी पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपको कवर करेंगे हम इसमें फोकस्ड तरीके से अजय राणा सर के साथ एकदम मैथ्स के धुरंधर हैं वो हमारे, मोहित कवात्रा सर हो गए हमारे, ठीक है, नवीन सर हो गए, इन सभी के साथ मिलकर हम इस सेशन को कंडक्ट करने वाले, ठीक है। तो एमटीएस का ये कॉम्बो बैच है, ठीक है, आज से ये 23 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चला करेंगी, ठीक है। इसमें आप देख लीजिएगा किस टाइम कौन कौन सी क्लास है। जीएस की क्लास होगी 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक, है ना, 4 बजे से लेके 5 बजे तक, तो मान के चलिएगा 2.5 घंटा आपका डेली जीएस का क्लास होने वाला है।
1 घंटा 5 से 6 मैथ का क्लास होने वाला है, 6 से 7 इंग्लिश का क्लास होगा और 7 से 8 रीजनिंग का क्लास होने वाला है। तो आपको पता है हमारा उद्देश्य है कि हमारा भी ये उद्देश्य है कि हमें आपको नौकरी दिलाना है ना। तो इसी वजह से आप देखिएगा लगभग 1 2 3, ठीक है, 5 घंटे का क्लास, 5 घंटे से ज़्यादा का डेली क्लास लाइव सेशन आप यहाँ पर केडी लाइव के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1499 रुपये में, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, एक और बैच है हमारा MTS का कॉम्बो में, जिसमें मैथ्स जो हैं वो आपको पुष्पेंद्र सर पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए सिंपलेस्ट तरीके से मैथ वो पढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों ही हमारे टीचर्स, अजय राणा सर हो गए चाहे पुष्पेंद्र सर हो गए, ठीक है। तो इस वाले बैच में भी कुछ चेंज नहीं है, बस मैथ आपको पुष्पेंद्र सर पढ़ाएंगे, है ना। मैथ्स आपको यहाँ पर पुष्पेंद्र सर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बैच भी 23 जनवरी से शुरुआत हो रहा है दोस्तों, और इस बैच का फीस भी 1499 रुपये है, ठीक है। 1499 रुपये है इस बैच का भी फीस, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है। तो ये MTS के कॉम्बो बैच हो गए। इसके अलावा कह लीजिए पर्टिकुलर बैचेस भी हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये देखिए इधर आइएगा, देखिए खाली आपको मैथ्स पढ़ना हो, ठीक है, MTS के लिए, तो आप अजय राणा सर का ये कोर्स है 399 रुपीज़ का, 23 से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेक्शनल वाइज के ना सर मेरे को पूरा बैच नहीं चाहिए, मेरे को इंग्लिश पढ़ना है सर, है ना, तो MTS का हम नवीन सर के साथ मिलकर टारगेटेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मात्र 399 रुपये में। मात्र 399 रुपये में क्या कर सकते हैं हम, नवीन सर के साथ अपना ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, यदि हमें खाली इंग्लिश पढ़ना है तो, यदि हमें खाली इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। और खाली सर हमको GS पढ़ना हो सर, खाली GS GA पढ़ना हो सर, इंग्लिश भी पढ़ ली है, GS GA की तैयारी करना हो तो इसके लिए भी एक बैच है 399 रुपीज़ का, जिसमें केडी लाइव की पूरी GS की टीम 4 टीचर आपके साथ जुड़ेंगे, डेली लाइव सेशंस होंगे, और यहाँ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स को आप लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे लाइव बैचेस आए हुए हैं, इनको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इनको आप जाके परचेस कर सकते हैं केडी लाइव ऐप से और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सेशंस में जुड़ने के लिए, है ना। यदि आप लोगों को सेशन, आई होप जितना भी डाउट हो सकता था, जितना भी क्वेरी हो सकता था MTS के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो सभी मैंने आपका इस सेशन में कंप्लीट करने का कोशिश करा है ना। और क्या इस सेशन को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है, 18 साल से ऊपर की आयु हो गई है, उनको बता दीजिएगा कि भाई देखो सरकार ने ये नौकरी निकाली है, 11,000 नौकरी आई है ना, लगभग 30,000 रुपये महीने की सैलरी पक्की है ना, महीने की सैलरी पक्की है, ठीक है। बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाला है, तो उन बच्चों तक इस सेशन को शेयर करिएगा कि भाई जाओ जाके ये वीडियो देख लो, एक ही वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कि एज क्राइटेरिया क्या है, कि क्या पढ़ना है, कौन सा बैच खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। तो आई होप सेशन में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जितना भी इंफॉर्मेशन था वो सब कुछ हमने SSC के नोटिफिकेशन से दिया है, ठीक है। जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आएगा फिर से एक बार हम लोग लेके आएंगे और एग्ज़ाम से पहले एक बार देखेंगे कि आप लोगों ने कितना तैयारी करा है, कितना नहीं करा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सेशंस में आने के लिए, धन्यवाद।